अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची कहानी है। काफ़ी लंबी कहानी थी, वॉइस मैसेज जिसको मैंने सुना, तो कोशिश करता हूं एज इट इज़ सुनाऊं जैसा कि मुझे कहानी को भेजा गया है, उन्हीं लफ्ज़ों में बयान करूं। लेकिन कुछ सुनाने वाले जिस तरह सीक्वेंस आगे पीछे थोड़े से उन्होंने कर दिए होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है इस अंदाज से सीक्वेंस बनाऊं कि सुनने वाली स्पेशली आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। जो शहर हैं वो मैं नहीं बताने जा रहा। नाम जो है, जिन्होंने कहानी भेजी उनका नाम है अस्मा, और उन्होंने कहा है कोशिश करें क्योंकि एक सच्ची कहानी है और इसमें जो ज़्यादातर वाक़यात हैं ये 2020 में उनके और उनकी फैमिली के साथ गुजरे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या जिन्नात हैं आज के दौर में भी ये मखलूक पाई जाती है या लोगों का वहम है? इस कहानी को सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2020 में अगर इस फैमिली के साथ सारे ये वाक़यात हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये मखलूक जो आँखों को नज़र नहीं आती एक वजूद रखती है, ना सिर्फ अपना आप महसूस कराती है, बल्कि जो इस कहानी को सुन रहे हैं इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह के वाक़यात गुजरे होंगे। चले कराची मुंह से निकल गया, चले कराची तो बता देता हूँ। कराची बताने में क्या हर्ज है, वैसे मैं कराची भी नहीं बताना चाह रहा था। कराची शहर में एक घर जो इस फैमिली को पता लगा जो सेल होने जा रहा है, और जब वो उसको देखने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो एक ही निगाह में वो मकान उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। काफ़ी बड़ा ये मकान था, ये तकरीबन कोई 500 मरले पे बना हुआ था। बाप ने अपने उस बेटे के लिए बनाया था जो बाहर कहीं किसी और मुल्क में मकीम था और कभी कभी उसने पाकिस्तान आना होता था। तो उस बेटे की ख्वाहिश पे बाप ने इतना शानदार आली शान मकान बनाया था। बेटे ने आके जब इस आलीशान मकान को देखा तो उनको ये मकान इसलिए नहीं पसंद आ सका क्योंकि वो ख्वाहिश रखते थे कि मुझे 500 मरले पे नहीं 1000 मरले पे घर चाहिए। और अपने बाप को दोबारा से एक फरमाइश करके वो वापस अपने उस मुल्क जहाँ पे वो असल में रिहाइश पजीर थे वहाँ पे चले गए। जिन्होंने कभी कभी आना था वो ये फरमाइश करके गए कि 1000 मरले पे घर बना के दें। मजबूरन वालिद ने जो दिल से इतना बड़ा मकान बनाया था उनको यह मकान बेचना पड़ा। और ये फैमिली जब इस मकान में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वाकई बहुत ही शानदार मकान बनाया गया है, लेकिन शायद उनको वहाँ पे रहना नसीब नहीं हुआ और काफ़ी अरसे से ये बंद इसलिए पड़ा हुआ था। बेटे ने साल में एक ही दफ़ा आना था, कुछ टाइम यहाँ पे गुजारना था और फिर वापस अपने उस मुल्क चले जाना था। फौरी तौर पे ये मकान ले लिया गया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमरे, अनेक्सी अलग से बनी हुई थी। कुछ इस फैमिली को नज़र आया कि इतने बड़े घर के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से इसको जहाँ पे बनवाया था, अब हमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि उन्होंने मुलाजमों के लिए घर रूम तो बनाए थे लेकिन वो कम थे। तो क्योंकि ये एक फैमिली तो छोटी फैमिली थी, दो, एक बेटा एक बेटी और मियाँ बीवी, लेकिन जिस ओहदे पे वो तैनात थे तो उनके मुलाजमीन की एक फ़ौज थी जो उनके हमेशा साथ होती थी। तो उन्होंने अपने उन मुलाजमीन के लिए भी अलग से कुछ कमरे तामीर करवाए। मैंने इस घर को देखा है, माशाल्लाह बहुत ही शानदार घर है। मैं अपनी बात करूँ, मैंने देखा है, बहुत ही शानदार घर है। और स्टोरी में आपको चीज़ें जो बताता हूँ उससे पहले बता दूँ कि जो सिस्टर जिन्होंने कहानी भेजी है, बहुत सारे वाक़यात उनके साथ इस घर में हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। जो वो कह रही हैं, मदर भाई, जो आपके बताए हुए वज़ाइफ हैं वो मैं पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत कुछ थम सा गया है। इंशाल्लाह मैंने उनसे बात भी की है अपनी बहन से कि आप
को मैं पढ़ के इस तरह का दूंगा कि इंशाल्लाह सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। वो कहते उस घर के अंदर हम शिफ्ट हो गए और साथ साथ काम भी चलता रहा और हम खुश थे कि इतना बड़ा घर हमारे हिस्से में आया। असल में तो किसी और के हिस्से में था, जिसने आके रहना था उसको रहना नसीब ना हुआ, तो ये फैमिली शिफ्ट हो गई। पहला वहां पे जो वाकया हुआ वो ये हुआ, वो कहती हैं कि मैं हमेशा अपनी चीजें बहुत ही एहतियात के साथ रखती हूं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी उतारी और अपने बेडरूम के अंदर एक जो अलमारी बनी हुई थी उसको खोला और उसके अंदर उन्होंने अपनी ज्वेलरी रख दी। इस फैमिली को यहां पे शिफ्ट हुए हुए अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। ज्वेलरी को उस अलमारी में रखने के बाद वो कहती है मैं कहीं पे नहीं गई, उसी कमरे के अंदर ही मौजूद रही। कुछ काम करने थे जो मैं काम करती रही। मुलाजमीन जो थे वो नीचे वाले पोर्शन में थे, मेरा जो बेडरूम बना हुआ था वो ऊपर था। जब कोई काम होता था तो फ़ोन उठाया, रिसीवर उठा के कॉल की, नीचे मुलाजिम को जो काम कहना होता था बुलाया और ऊपर आया, वो अपना काम करके चला गया। तो उस दिन मुझे उनकी अभी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं अपने काम में मसरूफ़ रही, ज्वेलरी रख दी और तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे ही गुजरे थे तो मुझे दोबारा से उस ज्वेलरी की ज़रूरत पेश आई। और मैंने जब उस अलमारी को खोला तो ये देख के हैरान रह गई कि अलमारी में जिस जगह पे मैंने ज्वेलरी को रखा था अब उस जगह पे ज्वेलरी मौजूद नहीं है। मुझे लगा कहीं मैं भूल तो नहीं गई कि इधर उधर रख दी हो और जहन में इस तरह आ रहा हो कि मैंने यहां पे रखी है। तो मेरे दिमाग ने कहा नहीं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी कुछ घंटे पहले ही तो उतार के रखी है। वो जो दिल और दिमाग एक खुद से तसल्ली देना शुरू कर देता है कि नहीं हम भूल रहे हैं, शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो वहीं पे उनके दिमाग ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने इसी अलमारी में इसी जगह पे ही ज्वेलरी को रखा था। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब वो ना मिली तो उन्होंने बाकी कमरे को भी छान मारा। यकीनन सी बात है, इंसान की फितरत है, जब एक जगह से चीज़ नहीं मिलती तो इंसान हर उस जगह को ढूंढ डालता है जहां पे उसको अंदेशा हो कि यहाँ पे ज्वेलरी मौजूद होगी। और जब ज्वेलरी कहीं से भी नहीं मिली तो मजबूरन उनको अपने मुलाजिम को बुलाना पड़ा और उनको कहा आके कमरे में इस तरह ज्वेलरी ढूंढो जो मैंने रखी है, अब मिल नहीं रही। 1 से 2, 2 से 3 मुलाजमों को बुला लिया गया और वो सोने की बनी जो वो ज्वेलरी थी ढूंढने पे भी जब नहीं मिली तो उनको तो नीचे वापस उनके रूम में भेज दिया गया। लेकिन अब वो सोच रही थी कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। किसी पे शक भी इसलिए नहीं किया जा सकता, रूम में तो कोई दाखिल ही नहीं हुआ और मैं भी रूम से बाहर नहीं गई। साथ बना जो अटैच बाथ है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अटैच बाथरूम में चली गई हूं और पीछे से कोई आ गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं मुसलसल कमरे में मौजूद रही हूं। फिर ज्वेलरी कहां गई? नया घर जो आपने परचेज किया हो और आप वहां पे रिहाइश पजीर हो जाएं और जब ऐसा पहला वाकया पेश आता है तो पहला खदशा ये आता है कहीं ये वाकया घर वालों को सुनाने से घर वाले खौफजदा ना हो जाएं। और वैसे भी माशाल्लाह ये खुद बहुत ब्रेव थी, तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत भी करती थी। जो लोग भी ना सिर्फ नमाज पढ़ते हों, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हों, तो अल्लाह ताला उनके अंदर वैसे ही एक बहुत बड़ी हिम्मत, ताकत और बहादुरी अता कर देता है। तो अस्मा कहती है मैं घबराई नहीं, मुलाजमों को तो मैंने नीचे भेज दिया, लेकिन मैं सोच में पड़ गई ज्वेलरी कहां गई। अपने आप को यह कह के दिलासा दिया कि ओके कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, कहीं नहीं जाती। लेकिन दिल में एक खदशा, एक अंदेशा, एक खौफ सा बैठ गया था कि जो भी हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो कहती हैं फिर मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई और 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। लेकिन अब जो बात मुझे महसूस हो रही थी वो ये थी कि इस घर में जिसमें मैं तस्बीह करते हुए कहीं एक रूम से दूसरे रूम में कहीं इधर उधर जा रही हूं, तो मुझे ऐसे महसूस होता है मैं अकेली नहीं हूं, साथ साथ कोई और भी चल रहा होता है। मुझे लगा कि ये मेरा कहीं वहम है। फिर मैंने अपने आप को जवाब दिया अगर मेरा वहम है तो पहले जिस घर में रिहाइश पजीर थे वहां पे ऐसा वहम दिमाग में दिल में क्यों नहीं आया, अब क्यों आ रहा है?
मैं जैसे ही मुड़ के देखती, जैसे मुझे लगता कोई पीछा करता हुआ मेरे आ रहा है, मैं मुड़ के देखती तो पीछे कोई भी ना होता। अक्सर चलते चलते मैं रुक जाती और इस अंदाज में रुकती कि जो है मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है वो कहीं मुझसे आगे चला जाए तो मैं भी उसको देख लूं। लेकिन ऐसा लगता जो पीछे आ रहा था वो भी रुक गया है। मुड़ के देखती तो फिर कुछ ना होता। इसी कश्मकश में ये बात शौहर तक को भी नहीं बताई थी। अपने आप के साथ ही एक जंग, एक लड़ाई शुरू हो गई थी। वाकई में किसी वहम का शिकार हूं या सचमुच में कुछ किसी चीज को महसूस कर रही हूं। घर के सामने जो बड़ा सा लॉन बना हुआ था, ग्रीनरी थी, जहां पे दरख्त भी लगे हुए थे, वहीं पे एक रात की रानी का पौधा भी लगा हुआ था। मेरे घर के बाहर भी रात की रानी लगी हुई है जो खुशबू देती है बहुत ज़्यादा। और कहा जाता है कि रात की रानी पे सांप जो है वो बहुत आशिक होता है और उस पर आता है। अल्लाह बेहतर जाने, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने सुन रखा है। अब इसकी हकीकत क्या है मैं ला इल्म हूं इससे। तो इनको जो ड्राइवर थे, गर्मियों के दिन थे, तो अपने रूम से निकल के वहाँ रात की रानी के नीचे सो गए कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है, ये मज़े की जगह है, खुशबू भी है भीनी भीनी सी, मैं यहाँ सोता हूँ। उन्होंने अपनी चारपाई निकाली और बाहर चारपाई रात की रानी के नीचे डाली और सो गए। रात का कौन सा पहर था कि उनकी आंख खुली इस अंदाज में जैसे कोई उनकी चारपाई के पास खड़ा हो। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कोई भी नहीं है। तो वो चौंक से गए कि मैं इतनी गहरी नींद से उठा हूं, थका हुआ हूं, सारे दिन के इतने काम काज किए हैं, तो इस वक्त मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा था, मुझे महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोली तो कोई भी नहीं था। क्या मेरा वहम है या वाकई कोई है? कुछ देर इस बात को सोचते रहे, लेकिन फिर उसके बाद उनको नींद आ गई। इस वाक्य का उन्होंने किसी से जिक्र ना किया, लेकिन साथ ही कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि वो गहरी नींद अपनी ड्यूटी करके आए हुए थे और जैसे ही वो रात को अपनी चारपाई पे आके लेटे, लेटते ही गहरी नींद की आगोश में चले गए। हर तरफ खामोशी थी, हर कोई अपने अपने बिस्तर पे लेटा था और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। तो वहीं पे वो ड्राइवर भी लेटते ही सो गए। फिर आज रात का कौन सा पहर था कि बाकायदा तौर पे ना सिर्फ उनकी आंख खुली बल्कि उनको लगा किसी ने उनकी बॉडी पे थप्पड़ मारा है। ये एक अजीब व गरीब सा एहसास था। जैसे उनकी आंख खुली तो उनको महसूस हुआ जैसे जब उनको सर पे थप्पड़ मारा गया है तो उसका दर्द अभी भी सर के अंदर हो रहा है। पहली रात तो वो चौंके थे कि आंख खुली है लेकिन सामने किसी को नहीं पाया था, इसलिए वापस सो गए। लेकिन आज थप्पड़ का एहसास क्योंकि हो रहा था, उसका दर्द भी महसूस कर पा रहे थे, तो चारपाई से उठ के बैठ गए। चारों तरफ निगाह घुमा के देखी, चारपाई के इर्द गिर्द देखा तो किसी को ना पाके परेशान हुए, या अल्लाह तो फिर सर के अंदर दर्द क्यों हो रहा है। कुछ देर इसी तरह बैठ के सोचते रहे। जब कुछ भी महसूस ना हुआ तो आखिर फिर लेटे, क्योंकि नींद तो कांटों पे भी आ जाती है और जिस शख्स ने सारा दिन मेहनत की हो उसको तो नींद आनी ही आनी है। थोड़ी देर में दोबारा से नींद की आगोश में चले गए। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, वो भी बाज ना आए। उसी चारपाई पे ही लेटे, उसी रात की रानी के नीचे कि उस रात ऐसा हुआ उनकी आंख उस लम्हे खुली जिस वक्त बकायदा कोई उनको पीट रहा था, बकायदा कोई उनको मार रहा था। मार कैसे रहा था? उनको बकायदा जिस्म के ऊपर इस तरह थप्पड़ों की थप्पड़ पड़ रहे थे उनके जिस्म पे बकायदा। और वो जल्दी से उठ बैठे। आज वहम नहीं था, आज वो गहरी नींद से जागे ही उन थप्पड़ों की जो बारिश उनके ऊपर हो रही थी उनकी वजह से थे। और उनकी आंख जब खुली तो उस वक्त तक भी उनको थप्पड़ पड़ रहे थे। उसी लम्हे समझ गए कि कोई ऐसी ताकत जो उनकी आंखों को नजर नहीं आ रही लेकिन इस वक्त मौजूद है और उनको मार रही है। तो वो जल्दी से उठे और भागकर अपने रूम में चले गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। उस रात वो सो ना सके। सुबह उन्होंने नमाज पढ़ी और बीबी जी से जाके कहा, आसमा जी से, कि बीबी जी रात मेरे साथ ये वाकया हुआ है। जो पहले ही दो वाकयात जिनके साथ हो चुके थे कि एक तो उनकी ज्वेलरी का वाकया जो उनके साथ हुआ था
और दूसरा उनको महसूस हो रहा था कि कोई है जो मुसलसल उनके साथ चलता है, जो खुद भी परेशान थी इस वाक़ये को सुनने का। उन्होंने कहा, ड्राइवर से कहा, आप कोशिश किया करें अपने रूम में सोया करें, उधर बाहर ना सोया करें। वो ड्राइवर कुछ दिन तो बाहर ना सोया, उस रूम में सोता रहा, लेकिन फिर एहसास हुआ वहाँ पे नींद बहुत अच्छी आती थी, वहाँ पे गर्मी नहीं होती थी, वो बड़ा हवादार सा मौसम है, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है, वेंटिलेशन हवा गुजरती है तो क्या सुकून आता है। तो फिर अल्लाह का नाम लेके फिर कुछ दिनों के बाद हिम्मत की कि खैर है, देखी जाएगी यार, कुछ नहीं होता, और उसी जगह पे सो गए। लेकिन आज तो जैसे कोई इंतज़ार में था, अभी सोए कुछ देर ही गुजरी थी, चारपाई पे लेट थी, वो सो गए, लेकिन अभी चारपाई पे लेटे कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर से आंख खुल गई, क्योंकि चोटें, तकलीफ, दर्द जो महसूस हुआ तो उनको समझ लग गई। आज वो अभी गहरी नींद गए ज़रूर थे, लेकिन दिल में और दिमाग में एक धड़का सा भी था कि किसी लम्हे फिर से मार न पड़ जाए। और आज कुछ देर ही हुई थी लेटे हुए कि उनको बाकायदा मार पड़नी शुरू हो गई। लेकिन आज मार ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ी, वो पहले से ही तैयार थे। जैसे ही मार शुरू हुई, छलांग मारी, उन्होंने चारपाई से नीचे उतरे और भाग के कमरे के अंदर गए। उसी तरीके दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई शुरू कर दी और तौबा ताइफ हो गए कि आज के बाद मैं इस जगह पे नहीं सोऊंगा। सुबह ये बात अपनी फिर बीबी जी को बताई तो बीबी जी ने कहा, जब तुम्हें एक दफ़ा मना कर दिया था तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। इसका मतलब है अल्लाह की कोई और मखलूक भी है जो उस जगह पे मौजूद है, अगर उसको तुम्हारा वहाँ पे सोना पसंद नहीं है तो तुम वहाँ पे मत सो। उसने कहा, बीबी जी मैंने भी तौबा कर लिया, आज के बाद मैं वहाँ पे नहीं सोऊंगा। इस तरह के घरों में जो ड्राइवर और इस तरह के जो मुलाजमीन होते हैं, ये मुलाजिम नहीं होते बल्कि एक फैमिली का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो असमा का कहना है कि ये भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा ही थे, इसलिए जब भी उनके साथ कोई वाक़या होता था तो फ़ौरन वो मुझे आके बताते थे। सामने एक बहुत बड़ा लान था, इस घर के पीछे भी एक दीवार थी, उस दीवार के पीछे आबादी नहीं थी। जिस जगह पे इस घर को बनाया गया था, अब तो वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी है, वक्त के साथ अब बढ़ रही आबादी, लेकिन जिस वक्त लिया गया था वो कह रहे हैं उस वक्त ज़्यादा आबादी नहीं थी। कहती हैं उनका एक और मुलाजिम जब रात को उठा वॉशरूम जाने के लिए तो वो ये देख के हैरान रह गया कि वो जैसे ही उठा, अपने कमरे से निकला और वॉशरूम की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसने देखा किसी की आवाज़ आ रही है। रात के पहर जब पूरे घर के अंदर सन्नाटा हो, हर तरफ खामोशी हो, अभी भी रात का ही टाइम है, मैं भी जिस वक्त एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वक्त जो खामोशी है वो एक रात का टाइम है। कहानी सुनाने के लिए मैं भी जब अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक एहसास लाता हूँ, तो मैं भी उस तरह ही फील करता हूँ जिस तरह आप लोग कहानी सुनते हुए फील करते हैं। मुझे भी एक माहौल चाहिए होता है, यकीन मानिए आज से नहीं, हमेशा से। मैं कहीं जाता हूँ बाहर मुल्क या पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर खामोशी हो तो वो मेरी सबसे कमज़ोरी वाली जगह है। और उस जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है, जब रात का टाइम हो, हर तरफ खामोशी हो, खूब अंधेरा हो, कोई भी लाइट ना जल रही हो, मैं अकेला बैठा हूँ, इर्द गिर्द किसी इंसान का, किसी आबादी का एहसास ना हो, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वहाँ किसी दिन मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, वहाँ आप लोग डर जाएंगे। मेरे दिल की एक दफ़ा मैं एक ऐसी जगह पे बैठा था जो मेरी रोमांटिक जगह है, जहाँ पे खामोशी, इर्द गिर्द कोई इंसानी आबादी नहीं, और वहाँ पे मैं बैठा एंजॉय कर रहा था। तो मेरा दिल किया यहाँ पे कहानी रिकॉर्ड करो, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। अगर कहानी की तरफ वापस आते हैं, वो लड़का उठा वॉशरूम के लिए, रास्ते में ही था कि उसको आवाज़ सुनाई दी, तो वो आवाज़ की तरफ चौंक पड़ा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। तो ये आवाज़, सामने वो बिल्डिंग थी जो वो घर था और वो लान वाले रास्ते से गुजर के जा रहा था, तो एक साइड जो पीछे बैक साइड को भी दिखा रही थी जो खाली थी, वहाँ पे देखा उसने छोटे छोटे लड़के हैं जो खेल रहे हैं। वो हैरान हुआ, इस वक्त किसके बच्चे उठ के आ गए हैं जो खेल रहे हैं, क्योंकि वो उस दिन घर पे नहीं था, रात को पहुंचा था, आके सो गया था। उसके इल्म में नहीं था कि शायद वो समझा कोई फैमिली आई हुई है और वो अभी तक जाग रहे हैं। अमूमन ऐसे घरों में ऐसा होता है, फैमिली जब आ जाती हैं 1 2 3 जागते रहते हैं, गपशप होती रहती है, हमारे घरों में भी यही होता है। तो उसने कहा शायद कोई फैमिली आई हुई है, उसके बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। वो 2 3 बच्चे थे जो बैठे खेल रहे थे। उसने देखा, इग्नोर किया और चला गया, वॉशरूम हुआ, वापस गया, अपने कमरे में सो गया। सुबह अपनी उसने ड्यूटी ज्वाइन की और काम करते उसने पूछा कौन आया हुआ है, जिस तरह रूटीन में पूछते हैं। उसके दिमाग में तो रात वो बच्चे आ गए थे जिसको उसको अंदाज़ा हो गया था कि कोई मेहमान आए हुए हैं। जब घर में मेहमान आए हुए होते हैं
तो जो काम करने वाले मुलाजिम होते हैं वैसे अलर्ट हो जाते हैं कि ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि खिदमत करनी है मेहमान की। तो उन्होंने वैसे ही दूसरे से पूछा कि कौन आया हुआ है घर में। उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं आया हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आए हुए थे, रात उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे। उन्होंने कहा रात तो कोई भी नहीं आया। तो हैरान हुआ और चौंका, क्या सही कह रहे हैं, मैंने तो उनके बच्चों को देखा है, कोई फैमिली लगता है आई हुई थी, उनके बच्चे भी खेल रहे थे। उसने कहा नहीं, घर में वही ही लोग हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आया, क्योंकि अस्मा उनके हस्बैंड और उनके जो 2 बच्चे हैं माशाल्लाह काफ़ी अब बड़े हो चुके हैं। मतलब बड़े से मुराद टीन एजर ही हैं, लेकिन 4-5 साल 6 साल के बच्चे नहीं हैं, 18-20 साल उनकी उम्रें हैं। वो इस बात पे हैरान रह गया। उसने आगे से खामोशी तो इख्तियार कर ली, लेकिन वो इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था, वाकई ये सही कह रहा है, या तो रात किसी की फैमिली आई थी, या ऐसा हो सकता है कि मैं नींद में था और मैं चौंक गया हूं। और अगली रात जब फिर उसकी दोबारा से आंख खुली वॉशरूम जाने के लिए, तो अब वो डरा भी अपने कमरे से उठ तो गया, लेकिन जैसे ही वो लॉन में पहुंचा तो फिर उसकी निगाह उसी तरफ गई, क्योंकि वो बाहर निकला ही डरते डरते था और ये सोच के निकला था कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकलूं और बच्चे फिर से खेल रहे हों। और जैसे ही वो बाहर निकला वो बच्चे वाकई वहाँ पे खेल रहे थे। तो उसकी टांगें बाकायदा कांपनी शुरू हो गई। वो 3-4 बच्चे थे जो उसको देखे बगैर आपस में खेल रहे थे, और उस वक्त वो बेहोश होते होते बचा जब उसकी आंखों ने देखा कि वो बच्चे खेलते खेलते उस दीवार की तरफ गए, और साथ ही नज़रों के सामने अभी वो खड़ा उसी तरफ ही देख रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही वो गायब हो गए। बजाय वो वॉशरूम की तरफ जाता, भागता हुआ वापस आया और अपने कमरे में जाके दबक कर लेट गया। खौफ के मारे कांपता रहा। किस लम्हे उसको नींद आई उसको पता ना लगा, लेकिन सुबह उठ के जब उसने ये बात बीबी जी को बताई तो बीबी जी ने कहा कोई बात नहीं, बाज़-औक़ात ऐसा कुछ हो जाता है। जिस तरह फैमिली के किसी फ़र्द को समझाते हैं, इसी तरह उन्होंने समझाया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के वाक़यात उस घर के अंदर होते रहे। वो कहती हैं कि उन्हीं दिनों हमारी पोस्टिंग हो गई एक और शहर के अंदर। ड्राइवर के साथ बेटी, बेटा और वो शौहर ऑलरेडी वहाँ पे पहले ज्वाइन कर चुके थे, और जब उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी थी तो उसके बाद घर वगैरह भी मिल गया। तो उसके बाद फैमिली को लेने के लिए ड्राइवर आया। ड्राइवर के साथ 3 लोग सवार हुए गाड़ी में और गाड़ी रवाना हो गई। वो कहते हैं रात का टाइम था, हमें नींद आ रही थी, हम तीनों गाड़ी में सो गए। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा यहाँ तक कि सुबह के तकरीबन कोई 4-5 बजे के करीब गाड़ी उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई जो घर हमें मिला था सरकारी तौर पे। गेट खुला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। बच्चे और आसमा जो नींद की हालत में थे वो गाड़ी से उतरे, थके हुए थे, और सीधा उनको उनके रूम तक पहुंचाया गया, और साथ ही रूम में पहुंचते ही वो तीनों सो गए। जब हम नींद से बेदार हुए तीनों और उसके बाद उठे अगले दिन और बाहर निकल के देखा, तो पता लगा कि जिस घर के अंदर हम दाखिल हुए थे रात और जो घर हमें रहने के लिए मिला है, ये एक है तो बहुत बड़ा सा घर। इतना बड़ा है कि जिसके ऊपर तकरीबन 7 कमरे हैं, 5-6 कमरे नीचे हैं। अनेक्सी एक मेहमानों के लिए जो बनाई जाती है, जिसमें 2 कमरे, ड्राइंग, डाइनिंग, काफ़ी बड़ा सा एक अलग से घर जिसको आप कह सकते हैं, वो भी था। लेकिन ये बहुत ही पुराना घर था। यानी कि ये उस वक्त से बना हुआ था जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ घर। जब हम ये मिसाल देते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ही पुराना घर। क्योंकि मैंने इस दफ़ा राज की एक रिकॉर्डिंग भी की है कि ऐसा ही बहुत पुराना, जो पाकिस्तान बनने से पहले का अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ एक जगह है, जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, वहाँ पे बहुत बड़ा साइन भी रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह का एक ये बहुत बड़ा घर था, काफ़ी बड़ा था, बड़े बड़े कमरे थे। नीचे वाले जो कमरे थे वो मुलाजमों को दे दिए गए और फैमिली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। इस घर का भी नक्शा इसी तरह का था कि ऊपर नीचे यहाँ पे रूम्स बने हुए थे, डाइनिंग हॉल भी था, प्रॉपर एक बड़ा जो घर होता है उस वक्त का, यूं समझिए एक आलीशान घर था। लेकिन अब देखने में वो एक पुराना घर था। अंदर से तो अभी भी उसकी जो डेकोरेशन थी, पर्दे, कुर्सियाँ, मेज़, सोफ़े, वो सब चीज़ तो एक मॉडर्न और नए थे, लेकिन उसकी लुक बाहर से पुरानी थी। लेकिन उसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो काफ़ी घना था। वहाँ पे आम के दरख्त लगे हुए थे,
पीपल का इतना बड़ा एक दरख्त, वो कहते हैं इतना बड़ा था कि अगर 5-6 बंदे भी उसको अपने हाथों से जिस तरह गले मिला जाता है इस तरह गले लगाने की कोशिश करें, तो 4-5 बंदे भी अपने हाथों की चेन बना लें और उसके इर्द गिर्द खड़े हों तो वो फिर भी बहुत बड़ा दरख्त था। और पीपल के जो अक्सर दरख्त होते हैं वो काफ़ी, उनके तने जो होते हैं बहुत मोटे, बहुत बड़े होते हैं। वहाँ पे काफ़ी पीपल के दरख्त भी थे और भी काफ़ी दरख्त थे और वहाँ पे आम भी लगे हुए थे। अब ये पुराना घर था, लेकिन अस्मा कहती हैं कि मैं एक हर वक्त पढ़ाई का सिलसिला था मेरा, मैं पढ़ती रहती थी, तो मेरे अंदर एक खौफ कम था, लेकिन इतना मुझे पता लग चुका था। इस घर में भी आते ही मुझे एहसास हो गया कि ये जो पुराना घर है, अमूमन अक्सर बंद रहता है, जब नई पोस्टिंग आती है तो लोग आके रहते हैं, ये भी उन मखलूक की बसेरा है। क्योंकि वो तो कहती हैं जो मेरा एक मास्टर जो बेड था, बेडरूम था, उसके साथ एक अटैच बाथ था। और पुराने बने हुए जो घर होते हैं इसके अक्सर बाथरूम जो होते हैं, वॉशरूम का सिलसिला इस तरह का होता है, लेफ्ट राइट 2 कमरे होते हैं, उसके बिल्कुल दरमियान में एक वॉशरूम बनाया जाता है जिसके 2 दरवाजे होते हैं और वो दोनों दरवाजे दोनों कमरों को लगते हैं। यानी कि जो लेफ्ट पे कमरा है उसको भी दरवाज़ा लगता है और जो राइट को कमरा है उसको भी दरवाज़ा लगता है। यानी एक ही बाथरूम है लेकिन 2 कमरों के साथ अटैच है। अगर उस कमरे से कोई इस बाथरूम के अंदर आएगा तो वो दोनों साइडों पे कुंडियां लगा देगा, और अगर इधर से भी कोई आएगा तो सेम एज इट इज वो इसी तरह करेगा। जो वो कहती हैं मेरा कमरा था, उसका जो वॉशरूम था, अटैच बाथ था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की थी। वो खोली नहीं थी, वो बंद थी, क्योंकि हमें पता था पीछे काफ़ी घना एरिया है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो पीछे वैसे ही सबको खौफ सा आता था, पीछे की तरफ कोई भी नहीं जाता था। दिन को अगर किसी का दिल चाहता तो वो चक्का लगा जा लेता था, मगरिब के बाद अंधेरा होते ही तो किसी की जरूरत नहीं होती थी वहां पे जा सके। बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं, बेटा और बेटी, उन्हीं दिनों उनका बेटा रहने के लिए आया। उसको जिस कमरे में, जो उसका कमरा दिया गया, जो उसका बेडरूम था, सेम उसके साथ उसी तरह का अटैच बाथ था, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो लेफ्ट वाले कमरे को भी लगता है, राइट वाले को भी लगता है, दरमियान में होता है। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। ये शाम का टाइम था कि उसको वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम के लिए जैसे ही पहुंचा और दरवाजे को उसने खोलने की कोशिश की तो देखा अंदर की तरफ से कुंडी लगी हुई है। वो समझा कि शायद कोई वॉशरूम में है जिसने अंदर से कुंडी लगा दी। वो कुछ देर इंतजार करता रहा और काफी देर जब गुजर गई और अंदर से कुंडी नहीं खोली गई, दरवाजा नहीं खोला गया, तो वो बाहर निकला और साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ कि देख सकूं अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खुला गया, या कोई हो सकता है बाजुकात लॉक खोलना भूल जाता है। लेकिन ये देख के उसको हैरत सी हुई कि साथ वाले कमरे में कोई भी नहीं है। और जब वो वहां से अंदर दाखिल हुआ और उसने जाके उस साइड से दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता लगा यहां से भी दरवाजा लॉक है। अब जब उसको एहसास हुआ कि दोनों तरफ से, यानी एक दरवाजा जो उसके रूम की तरफ से है वो भी अंदर से लॉक है, और दूसरी तरफ ये जो दरवाजा है ये भी उसी बाथरूम का है, ये भी अंदर से लॉक है, तो इसका मतलब है कोई अंदर है। मजबूरन उसको दरवाजा नॉक करना पड़ा। वो कहता है मैंने दरवाजा खटखटाया और खटखटाने पे भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसको आवाज दे के कहना पड़ा कौन है, जवाब तो दे दें, अंदर कौन है। काफी देर जब अंदर से कोई भी जवाब ना आया, खटखटाने पे भी किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो वो अपनी मां के पास पहुंचा और उनको बताया कि ये माजरा है। वो भी हैरान होकर पहुंची और आके उन्होंने दरवाजा दोनों तरफ से खोला तो पता लगा दोनों तरफ से दरवाजा बंद है और कुंडी अंदर की तरफ से लगी हुई है। ये 2 कमरे हैं, यहां से भी दरवाजा के लिए तरफ आप अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर से कुंडी है, इस दरवाजे से भी जाते हैं तो अंदर से कुंडी है। और जब बात समझ आ गई कि अंदर से कुंडी लगी है, जो इम्पॉसिबल है, इसलिए नामुमकिन है, जो भी शख्स अंदर जाएगा वो कुंडी खोले बगैर बाहर नहीं आ सकता। और अगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब अंदर भी कोई नहीं है। तो मजबूरन बाहर से कारपेंटर को बुलाना पड़ा, और कारपेंटर ने आके जब इस सिचुएशन को देखा
तो उसने कहा दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, दरवाजे को बाकायदा तौर पे तोड़ा गया तो पता लगा वाकई अंदर कोई भी नहीं है और अंदर से ही कुंडियां लगी हुई थी। अब दरवाज़ा तोड़ने के बाद यह सवाल पैदा होता था ये कैसे हुआ, ये क्या माजरा है। तो वहीं पे सबको तसल्ली देने के लिए कह दिया गया बाज़ औक़ात दरवाजे जैम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाए तो कुंडी इस तरह लग जाती है। इस तरह जिस तरह दिल को तसल्ली दी जाती है, इस तरह की बातें करके इग्नोर कर दिया गया बात को, ताकि वो जो बच्चा बाहर से आया था वो डर ना जाए, खौफजदा ना हो जाए। इसलिए बात आई गई हो गई। अस्मा कहती है मेरी एक आदत सी है कि फालतू लाइटें, पंखे, एसी जब चल रहे होते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। उन दिनों में शौहर नहीं थे और मुझे लगा कि नीचे जो है लाइट्स ऑन है, मुझे जाके उसको बंद करनी चाहिए। मैं वो कहती है वॉक कर रही थी और वॉक करते हुए जब मैंने देखा इस तरह ऑन है तो मैं अंदर चली गई। अब वो जो स्विच लगे हुए थे, पुराना घर था, पुराने स्टाइल का था, काफ़ी बड़ा हॉल टाइप कमरा था और काफ़ी एंड पे जाके स्विच लगे हुए थे। मैं उस कमरे के दरवाजे से दाखिल हुई और उन स्विचेस की तरफ, बोर्ड की तरफ चलना शुरू हो गई, जहाँ पे जाके मैंने इसको बंद करना था, क्योंकि एसी भी चल रहा था, विंडो एसी उसके अंदर लगाया हुआ था, विंडो एसी चल रहा था और ट्यूब लाइट भी कमरे की जल रही थी। वो कहती है आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब मैं उस स्विच बोर्ड की तरफ पहुंची तो जहां पे विंडो एसी लगा हुआ था तो वहीं पे एक खिड़की भी लगी हुई थी। और अगर यकीनन इस खिड़की को खोला जाए तो ये भी उसी बाग की तरफ खुलेगी जो पीछे घना सा बाग था। और ये रात का टाइम था, 10-11 बजे का। कहती है मैं जैसे ही स्विच के अभी करीब ही पहुंची थी तो बाकायदा तौर पे उस खिड़की को किसने पीछे से, ये बताते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी अपनी गूज़बम्प खड़े हुए हैं, शायद इस वक्त कोई करीब आया या क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। तो कहते हैं बाकायदा तौर पे उस खिड़की को तरंग तरंग, जिस तरह म्यूज़िक वाले अंदाज में, अजीब से अंदाज में बजाया जाता है, खटखटाना होता है, ठक ठक ठक, नो बजाना, तरंग तरंग, इस अंदाज में उस खिड़की को पीछे से रात के 10-11 बजे कोई तरंग तरंग करके बजा रहा है, जैसे म्यूजिक के अंदाज में से खिड़की को बजा रहा है। तो कहती मैं एकदम से घबरा गई और स्विच बंद करने की बजाय मैं वापस चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब में पहुंची और बाहर निकलने लगी तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं डर क्यों गई हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। और मैं कब तक इस तरह डरूंगी? अगर मैं ही डर गई तो बच्चे और घर के बाकी मुलाजमीन का क्या होगा? मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती हूं और जगह बदल बदल के नमाज भी इसलिए पढ़ती हूं, मुसल्ला एक जगह पे नहीं बिछाती, कभी उधर कभी उधर, कभी उस जगह पे, कभी बाहर, कभी लॉन में, इस जगह, इस वजह से हर मुख्तलिफ जगह पे अपना मुसल्ला नमाज का बिछाती हूं ताकि अगर ये मखलूक है तो यहां से चली जाए। कहते मेरे अंदर जब हिम्मत आई उसी दरवाजे से मैं वापस हुई और वापस चलती हुई उसी बोर्ड के पास जाके खड़ी होगी और मैंने बाकायदा तौर पे कहा बजाओ, अब बजाओ, जिस तरह तुम खिड़की को बजा रहे थे अब बजाओ ना, मैं आ गई हूं वापस, बजाओ। और मैं इस इंतजार में थी कि जो भी उस तरफ है, जो यकीनन इंसानों में से नहीं है, अंधेरा फैलने से पहले ही वहां पे कोई नहीं जाता था और रात के 11 बजे कौन हो सकता है जो उस तरफ खड़ा हो, कि वो भी इस इंतजार में था, जिसको बाहर से नजर भी नहीं आ रहा कि अंदर कोई है, क्योंकि लाइट्स तो ऑन हैं, लेकिन वो इस इंतजार में था कि कोई आए तो मैं खिड़की नॉक करूं। और कहती हैं जब मैंने 2-3 दफ़ा उसको कहा बजाओ, अब बजाते क्यों नहीं ना, बजाओ जिस तरह खिड़की बजा रहे थे, जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने लाइट्स ऑफ की, एसी बंद किया और बाहर आ गई। अब ये तो क्लियर था कि इस जगह जो इतनी पुरानी जगह है ये भी हॉन्टेड है, यहां पे उस मखलूक का बसेरा है। और वो कहती मैं कोशिश करती, जो आपके प्रोग्राम देख के दायरा कड़ा का जो आपने तरीका सिखाया हुआ है, उनके लफ्ज़ हैं कि मैं मुसलसल दायरा कड़ा लगाती रहती, लेकिन जो मेरे रूम था, रूम के साथ जो एक अटैच बात था, उसकी एक जो बहुत बड़ी खिड़की थी, जो इतनी सी आधी दीवार उसने ली हुई थी, ऊंची थी, वो खुलती ही बाहर की तरफ थी, उसी खंडर की तरफ, उसी जंगल की तरफ, उसी बाग की तरफ जिसे सब बहुत ज्यादा डरते थे।
तो कहती है मैं अपने कमरे में हर कोने में दायरा कड़ा लगाती और सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की जो आपने तस्बीह बताई हुई है वो मैं अक्सर पढ़ती और दायरा कड़ा लगा देती। मैं जब जब दायरा कड़ा लगा देती तो घर में कुछ भी ना होता। उस खिड़की से मुझे बहुत डर लगता था जो हर वक्त बंद ही रहती थी। उस पर कुछ मैंने सामान वगैरह रखा हुआ था, लेकिन मैं मुसलसल नीट एंड क्लीन हर चीज़ चाहती हूँ, सफाई पसंद हूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी कहीं पे गंद मैल मट्टी डस्ट आ जाए तो मैं फ़ौरन साफ़ करवाती हूँ और इस खिड़की की भी मैं मुसलसल सफाई करवाती। एक दिन क्या हुआ कि मैंने दायरा कड़ा उस दिन नहीं किया था रूम के अंदर, और मैं उस खिड़की के पास चली गई और मैंने कहा इसको खोलूँ, ये तो डस्ट से भर रही है, इसको थोड़ा सा साफ ही करवा देती हूँ। कहती हैं जैसे ही मैंने खिड़की को खोला, खिड़की को खोलने की देर थी कि उसी लम्हे मेरा मुंह बिल्कुल खिड़की की तरफ था और मैं स्ट्रेट खड़ी उस खिड़की को खोल रही थी जो हमेशा से बंद थी जब से हम इस घर में आए थे। आज पहली दफ़ा जिस खिड़की को हमेशा मैं दायरा कड़ा लगा देती थी, आज बग़ैर दायरा कड़ा लगाए मैंने उसको ओपन कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो उसी लम्हे मेरे पाँव के ऊपर बाकायदा कोई वज़नी चीज़ आकर चढ़ गई या बैठ गई और मेरे पाँव पे ऐसे लगा कि मेरी जान निकल रही है। कोई बहुत ही हैवी चीज़ है जो मेरे पाँव के ऊपर आकर चढ़ गई है। और जैसे ही खिड़की वो खुली उसी लम्हे कोई ताकतवर वजनी सी चीज़ के उनके पाँव के ऊपर आके चढ़ सी गई। उन्होंने पाँव उठाने कुछ तकलीफ से उनकी जान निकल रही थी, उसका बहुत ही ज़्यादा वजन था और उसके वो पाँव के ऊपर वो चीज़ चढ़ी हुई थी। उन्होंने फ़ौरन अपने पाँव की तरफ देखा, उनको नीचे कुछ भी नज़र ना आया, लेकिन एक वेट तो था, एक पेन तो उनको हो रही थी, दर्द तो हो रहा था क्योंकि पाँव के ऊपर कोई चीज़ चढ़ रही थी। तो कहती उसी लम्हे मेरे अंदर एक हिम्मत सी आई। मैं पहले डर गई, मैं तकलीफ़ में आ गई, लेकिन उसी लम्हे मुझे लगा कि ये वो छुपी हुई मखलूक जो मुसलसल इस घर में बसेरा रखे हुए है, जिसकी वाबस्तगी पता नहीं कब से इस घर के साथ है, बहुत पुराना बना हुआ ये घर है, ये यकीनन खिड़की खोलते ही वो मेरे पाँव पे चढ़ गई। कहती है बस मेरे अंदर एक हिम्मत से, यही हौसला सा आया जो मैं अपना पाँव हिला तक नहीं पा रही थी। मैंने पाँव को ज़ोर से झटका, जोर लगा के ऐसे निकाले अपने पाँव और भागती हुई बाहर गई और जाते ही मैंने दायरा खड़ा कर लिया। और जैसे मैंने दायरा खड़ा किया तो मेरा पूरा बोझ जो इस तरह, मेरा पूरा जिस्म जो एक बोझ से भर चुका था, वजन आ चुका था मेरे पूरे जिस्म पे, बिल्कुल ऐसे हल्का फुल्का सा हो गया और मेरे अंदर एक हिम्मत और ताकत सी आ गई और मैं दोबारा से उस खिड़की के पास गई और दोबारा से उस खिड़की को उसी तरह खोला, बंद किया, इस इंतज़ार में कि अब आओ जो करना है करो। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अब मैंने दायरा खड़ा कर लिया था। इसी घर के अंदर वाक़यात चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था कि वहीं पे जो बेटी बाहर रहती थी वो भी इस घर में रहने के लिए आ गई। अब उसको जो कमरा दिया गया, अस्मा कहती हैं वो मेरा साथ वाला रूम था, लेकिन यहां पे भी सिचुएशन क्या थी, एक अटैच बाथ था जो दोनों कमरों के साथ जुड़ा हुआ था। एक तरफ मेरा रूम था और उस रूम के साथ जो जुड़ा हुआ अटैच बाथ था, इसी का एक दरवाज़ा मेरी बेटी के कमरे के साथ भी खुलता था। यानी मैं भी उसी अटैच बाथ को यूज़ करती थी और बेटी भी। एक शाम बेटी उठी और वॉशरूम जाने के लिए जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो यही समझी कि अगर दरवाज़ा ये अंदर से बंद है तो यकीनन मामा वॉशरूम में होगी, क्योंकि परली साइड का जो दरवाज़ा था इसी वॉशरूम का, मामा के रूम का था। वो वेट में थी कि मामा बाहर निकलें तो मैं वॉशरूम जाऊँ। जब काफ़ी देर के बाद दोबारा से उन्होंने दरवाज़ा को देखा कि लॉक है तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और मामा को आवाज़ दी। नॉक करने के बाद जब मामा को आवाज़ दी और अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो फिर से माँ को मुखातिब किया और माम से पूछा, माम आप हैं, आप दरवाज़ा भूल गई हैं, क्या हुआ है? बेटी माँ को मुखातिब करती रही कि माँ जवाब देंगी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अपने रूम से निकली और साथ वाले माँ के रूम में दाखिल हो गई और मामा से पूछा, मामा वॉशरूम में आप थी? उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो नहीं। उन्होंने कहा तो फिर वो दरवाज़ा खोल दें अंदर से, मेरे ख्याल में आपने कुंडी लगा के, पुराना बना हुआ घर था, अपना घर तो उनका शानदार कराची में घर था, ये एक पोस्टिंग की वजह से इस घर में थे। तो उन्होंने कहा मामा शायद आप नहीं है तो आप मेरी वाली साइड से कुंडी लगा के भूल गई हैं, वो कुंडी ज़रा खोल दें। माँ ने कहा मैं अभी कुंडी खोल देती हूँ। माँ सीधी वॉशरूम की तरफ गई जो कोने पे दरवाज़ा था और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता लगा दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो माँ ने कहा मेरी तरफ से तो कुंडी लगी हुई बेटा, तुम अपनी तरफ से खोलो। उसने कहा मामा मैं तो उस तरफ से हो के आ रही हूँ, उस साइड से भी कुंडी है और
फिर जब घर के कुछ लोगों को बुला के तस्दीक हो गई कि बिल्कुल दोनों तरफ अंदर से ही, दोनों के अंदर से ही कुंडी लग गई है, तो एक वाकया जो पहले सबको मुतमईन कर दिया गया था, दरवाजे पुराने शायद लग गई होगी, वो हो गई, अब सबके दिल में आ गया था बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि खुद ब खुद अंदर दोनों तरफ कुंडी लगा दी जाए। सिर्फ वो मखलूक कुंडी लगा सकती है जो दीवारों के आर पार भी गुजर सकती है। इंसान इसलिए नहीं कर सकता, अगर इंसान दोनों तरफ से कुंडी लगा देगा तो बाहर नहीं निकल सकेगा। और जब कारपेंटर को बुलाकर वाकई इन दरवाज़ों को भी, एक दरवाजे को तोड़ा गया, तो सब देख के हैरान रह गए। वो शक व शुबा रत्ती बराबर भी अगर किसी के दिमाग में था तो आज क्लियर हो गया। बाकायदा तौर पे जोर लगा के दोनों दरवाज़ों को अंदर से कुंडी लगाई गई थी, लॉक किया गया था। और कारपेंटर देख के खुद इस बात से घबरा भी गया, परेशान भी हो गया। ये इस तरह लॉक खुद ब खुद हो ही नहीं सकते, नामुमकिन सी बात है। ये लॉक किए गए हैं। लेकिन फिर वो अपने ही सवाल पे हैरान रह गया, जो उसने सवाल किया था कि किसने अंदर से लॉक किए हैं, तो खुद हैरान हो गया। अगर किसी ने अंदर से लॉक किए होते तो दोनों तरफ खुद ब खुद कैसे लॉक हो सकते हैं। और उसने दरवाज़ा तोड़ तो दिया, लेकिन वो एक इस अंदाज में जल्दी से वहां से भागा जैसे डर सा गया हो, खौफजदा सा हो गया हो कि नहीं, मामला कुछ और है। जहां पे दिमाग काम करना छोड़ दे तो समझ जाएं कि मामला कुछ और है। और वहां पे उसके दिमाग ने भी कह दिया था ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुद ब खुद दोनों तरफ से कुंडियां बंद हो जाएं, इसलिए वो परेशान हुआ और वहां से निकलने की उसने की। अब इस घर में इस तरह के और भी वाकयात हो रहे थे। अस्मा इस बात से वाकिफ थी कि जो उनके पाँव पे आके इतनी वजनी अंदाज में बैठा था, खड़ा था, यकीनन वो यहाँ पे बसेरा रखता है। एक अजीब सी खौफ की फ़ज़ा सी इस घर के अंदर थी, लेकिन सब अपने अपने तरीके से रहे जा रहे थे। सिर्फ अस्मा थी जो मुसलसल पढ़ाई करती, ताहरा कड़ा लगाती, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की मुसलसल तस्बीह भी करती। अस्मा कहती है कि मेरी एक आदत सी थी, रात के तकरीबन 10 से 11 बजे मैं वहाँ पे लॉन के अंदर वॉक करती थी। सॉरी, एक वाक़या तो भूल गया। उनकी जेठानी इनके साथ रह रही थी। वो बहुत ब्रेव थी, वो भी नमाज पढ़ती, उनको डर नहीं लगता था। वो उस बाग की तरफ भी चली जाती थी और पूरे घर में फिरती रहती थी। उनको भी उन वाक़यात का पता लग चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो डरती नहीं थी। वो बहुत ब्रेव थी। एक शाम मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था कि वो उस बाग के अंदर चली गई। वहाँ पे उस वक्त आम की वो जो छोटी छोटी, हम तो इनको अंबिया कहती हैं, अंबियाँ जो कच्ची सी वो होती हैं छोटी छोटी सी, वो पक लगी हुई थी दरख्तों के ऊपर। तो वो अम्बी के वो आम के दरख्त के पास गई और कच्ची कच्ची जो इमलियाँ सी थी वो उसने जाके तोड़ ली। 2-3 उसने तोड़ी और झूले बने हुए थे, वो आकर झूलों पे बैठ गई। और जैसे ही वो झूलों पे बैठी, नहीं सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह बहुत लंबी कहानी है, उनके सीक्वेंस मुझे खुद से बनाने पड़ते हैं। उन्होंने इम्बियाँ जो तोड़ी वो रात के तकरीबन कोई 10-11 बजे तोड़ी थी। वो कहते हैं उन्होंने 10-11 बजे वहाँ से तोड़ी और आके वो अक्सर फिरती रहती थी, पूरे घर में फिरती रहती, उनको डर नहीं लगता था। वो झूले पे बैठ गई और झूला झूलना शुरू हो गई। तो वहीं पे उनके बच्चों ने अंदर से उनको आवाज़ दी और वो इस बात पे हैरान होगी मेरे बच्चे यहाँ से किस वक्त जाग गए हैं। जब उन्होंने आवाज़ का तयन किया कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ उन्हीं दरख्तों की तरफ से आ रही थी जहाँ से वो इमलियाँ तोड़ के लाई थी। वो एकदम से चौंक भी गई, थोड़ी सी घबरा भी गई कि मेरे बच्चे रात के इस पहर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उनके अपने बच्चे भी उनको बुला रहे थे और एक साथ में जो आवाज़ें आ रही थी, आंटी इधर आए बात सुने, आंटी हमारी बात सुने, आंटी इधर आए। अब कुछ बच्चों की आवाज़ें आंटी की थी और कुछ आवाज़ें उनके अपने बच्चों की थी जो कह रहे थे मामा इधर आए बात सुने, मामा इधर आए हमारे पास बात सुने। वो घबरा सी गई, रात के 10-11 बजे इस तरह कौन आवाज़ें दे सकता है। तो वो वहाँ से उठी, फौरी तौर पर उन दरख्तों के पास जाने की बजाय वो कहते हैं वो उठी और उठकर वो अंदर उन रूम्स में गई जहाँ पे उनके बच्चे सो रहे थे। और जब वो अंदर पहुंची तो ये देख के हैरान रह गई कि उनके बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि उनको ये डर पड़ गया था कि रात के इस पहर मेरे अलावा कोई भी घर में
इतना नहीं फिरता। सब घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि मैं तस्बीह करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, तो मैं तो बाहर निकल आती हूँ और किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे किस तरह हो सकता है रात के 11 बजे उस बाग की तरफ चले जाएं? वो कहती हैं जब अंदर जाके देखा उसके बच्चे सोए हुए थे तो वो डरी नहीं, फिर भी वो बाहर आई और आके झूले पे बैठ गई ये देखने के लिए क्या आया वो बच्चे अब भी वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं। तो झूले पे बैठती हुई जो उनके कानों में आवाज़ आई वो उनके बच्चों की दोबारा से आवाज़ें थी, और वही आवाज़ें थी, आंटी इधर आए ना, हमारे साथ भी आके बैठे, आंटी इधर आई। ये इतनी क्लियर आवाज़ें थी जो मुसलसल सुन रही थी, जो उनको उस तरफ से आ रही थी जहाँ से वो इमियाँ तोड़ के आई थी। उन्होंने हिम्मत की, वो डरी नहीं। वो रात के 11 बजे वहाँ से इमियाँ तोड़ के आई थी। उनने पढ़ाई की, पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो अपनी जगह से उठी और चलती हुई उसी तरफ चल पड़ी जहाँ से वो बच्चे उनको बुला रहे थे कि आंटी इधर आएँ, और उनके अपने बच्चे जिस तरह उनको मामा इधर आएँ की आवाज़ें निकाल रहे थे, वो चलती हुई वहाँ पे गई। और जैसे ही वो उन दरख्तों के करीब पहुँची, हर तरफ खामोशी थी। वो देखना चाह रही थी कि आवाज़ें देने वाले कौन से बच्चे हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि इतना तो उनको समझ लग गई थी ये इंसान के बच्चे नहीं हैं, जो इंसान के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं जो कमरे में सो रहे हैं। ये जिन्नात के बच्चे हैं जो मेरे बच्चों का आवाज़ अपना कर मुझे बुला रहे हैं, या कोई और बच्चे आंटी आंटी कह रहे हैं। मैं भी तो देखूं जिन्नात के बच्चे कैसे होते हैं। तो ये देखने के लिए वो चलती हुई वहाँ पे पहुँची, और वहाँ पे जब करीब गई तो आवाज़ें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब वहाँ पे सिवाय उनके कोई भी नहीं था और हर तरफ खामोशी थी, जहाँ उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ थी, लेकिन एक तजस्सुस था कि मैं देख सकूं कि जिन्नात के बच्चे कैसे होते हैं। जो मुझे मामा भी कह रहे हैं और आंटी आंटी की आवाज़ें भी निकाल रहे हैं, ये कैसे हैं। अब एक खातून एक ऐसे बाग में खड़ी है जिस पे झाड़ है, घास अजीब सी उगी हुई है, खुश्क पत्ते भी पड़े हुए हैं, घना सा एरिया है, पीपल के दरख्त भी हैं, मुख्तलिफ दरख्त हैं, आमों के दरख्त भी हैं। आमों के दरख्त के नीचे सर्दियाँ गर्मियाँ किसी मौसम में भी जाएँ तो नीचे पत्ते बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। चलने की भी अजीब सी एक आवाज़ आती है। मैंने भी गर्मियों में पिछले सीज़न में एक प्रोग्राम किया था, जब हम चलते थे एक अजीब सी आवाज़ आती थी। तो जब वो चलती हुए उस तरफ जा रही थी और उनके पाँव के नीचे एक पत्ते टूटते थे और आवाज़ पैदा करते थे, और उधर से आवाज़ आती थी आंटी इस तरफ आए ना, आंटी इस तरफ आए, तो कैसा मंजर होगा, कितना भयानक मंजर होगा कि रात की खामोशी में खातून चलती हुई जा रहा है और आंटी इधर आए, आंटी इधर की आवाज़ें आ रही है, मामा इस तरफ आए, मामा हमारे पास आए की आवाज़ें आ रही हैं। और वो आंटी जानती भी हैं कि ये जिन्नात के बच्चे हैं जो मुझे बुला रहे हैं। रात की खामोशी में उन पत्तों की चरचराने की जो आवाज़ है, टूटने की आवाज़ है, किसी भी बशर को डराने के लिए काफ़ी है। लेकिन वो चलती हुई उस जगह तक तो पहुंच गई, लेकिन साथ ही वो सामने आने की बजाय खामोश होके गायब हो गए। ये एक कहानी नहीं, सच्ची बात है जो उन्होंने बताई है कि मदर भाई कितना खौफनाक था वो मंजर के जब वो चलती हुई उस तरफ जा रही थी उन जिन्नात के बच्चों को देखने के लिए। रात की उस खामोशी में जो बुला रहे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और एक नहीं 5-6 हैं। ये कितनी आवाज़ें हैं जो उनके कानों में आ रही हैं। कुछ आवाज़ें हैं आंटी की और 2-3 आवाज़ें हैं मामा मामा की। तो इसका मतलब है काफ़ी जिन्नात के बच्चे हैं जो उनको बुला रहे थे। और फिर भी बहादुर खातून वहाँ पे चली गई, और जब वहाँ पे किसी को नहीं पाया, कुछ देर वहाँ पे खड़ी रहीं, तो उसके बाद दिल घबरा सा गया। दिलो दिमाग पे एक खौफ सा तारी हो गया। बहादुर होने के बावजूद वो जल्दी से वापस उसी झूले पे आके बैठी। फिर भी जब दिल को सुकून ना मिला तो वहाँ से उठी और जाके अपने कमरे में चली गई। उस जिठानी ने सुबह उठ के अस्मा के साथ इस बात को डिस्कस किया कि रात मेरे साथ ये हुआ है। शायद मैं वहाँ से कच्ची इमियाँ तोड़ के आई थी, उनको अच्छा नहीं लगा या क्या हुआ है, मेरा दिल कर रहा था खाने को तो मैं तोड़ के तो आ गई, लेकिन इसके बाद मुसलसल मुझे इस तरह की आवाज़ें आती रही हैं। और फिर वो अस्मा को बताती रहीं कि कुछ दिनों तक मुसलसल वो बच्चों की आवाज़ें उनको मुख्तलिफ़ टाइमिंग में मुख्तलिफ़ जगहों से सुनाई जाती रहीं। उनको डराया जाता रहा, उनको महसूस होता जैसे कोई खड़ा है, कोई गुजरा है, कोई बैठा है। वो इस तरह महसूस करती हैं, लेकिन डरे बगैर वो पढ़ती हैं और इधर उधर हो जाती हैं। अस्मा कहती हैं मैंने भी क्लियर जहाँ जिस तरह अपने पिछले घर में किसी को महसूस किया था, अब यहाँ पे भी मैं महसूस कर रही थी, यहाँ पे भी है, कोई चलता है, गुजरता है, सफ़ेद सा शेडो है जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन
देख सकूं, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रही। उन्हीं दिनों वो कहती हैं कि मेरी एक जो रूटीन थी, 10 से 11 बजे मैं अपने लॉन के अंदर वॉक करती थी। तो जो बिल्कुल सामने एक एनेक्सी सी बनी हुई थी, मेहमानों के लिए जो बनाया जाता है, जिस तरह गेस्ट रूम होता है, तो उसके रूम, गेस्ट रूम तो नहीं चाहिए, गेस्ट हाउस, पूरा जो एक हाउस होता है उसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन, सारा होता है कि गेस्ट आए तो उनको पूरे एक एनेक्सी दे दी जाए कि आप अलग से एक सेपरेट एक घर एक होता बना हुआ, आप इसके अंदर रह सकें। तो उन दिनों में उनके उसके एनेक्सी के अंदर काम हो रहा था। रात के टाइम भी काम होता था, सुबह के टाइम भी काम होता था। तो अक्सर जब मैं रात को वहाँ पे, वो कहती है, मैं वॉक करती थी तो अंदर आवाज़ें आ रही होती थी और काम हो रहा होता, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। काम चल रहा है तो वहाँ पे काम हो रहा होगा। तो कहती है इसी तरह एक रात को जब मैं वॉक कर रही थी तो अंदर मुझे आवाज़ें आ रही थी, मर्द चीज़ें उठाने की आवाज़ें आ रही थी, रखने की आवाज़ आ रही थी, हथौड़ी के साथ काम करने की आवाज़ें आ रही थी। और मैंने उनको देखा भी, कोई इधर उधर गुजर रहा था, किसी का सर नज़र आया, किसी का बाजू नज़र आया, काम कर रहे थे। मैंने उसको इग्नोर किया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि काम हो रहा था, एक नॉर्मल सी बात थी। और मैंने अपनी वॉक की और वॉक मुकम्मल करने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। और सुबह जब मुझे बताया गया कि एनेक्सी बिल्कुल तैयार है, उसके अंदर जब भी कोई आके रहना चाहे तो वो ओके है, तो मैंने उनसे पूछा अभी तो रात भी उसमें तैयार कैसे होगी, रात तो उसके अंदर काम हो रहा था, अभी तो उसमें काम चल रहा है, तैयार कैसे होगी। तो मुझे बताया गया काम का तो कब का ख़त्म हो चुका है, रात कैसे आपने आवाज़ सुन ली, रात तो क्या तकरीबन को काफ़ी टाइम गुजर गया है, महीने या एक टाइम पीरियड में, ये भी नहीं उनसे पूछ सका माजरत, कि उन्होंने कहा काफ़ी दिन हो गए हुए हैं कि वहाँ पर तो कोई काम नहीं हो रहा, आपने कैसे आवाज़ सुन ली। तो मैंने कहा मैंने तो रात आवाज़ सुनी है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं करता, वो बंद है, मतलब काम बंद है। तो कहते हैं जब अगली रात में काम करने के लिए, वॉक करने के लिए, अपने उसी शेड्यूल टाइम के मुताबिक 10-11 बजे मैं वहाँ पे पहुँची वॉक करने के लिए, तो पहली चीज़ जो मेरे दिलो दिमाग में थी वो ये थी कि सामने एनेक्सी की तरफ मैंने देखा, जहाँ पे मैंने कल रात को वहाँ पे चहल पहल काम होते हुए देखा था। तो ये देख के मैं हैरत ज़दा रह गई कि अभी भी उसके अंदर काम चल रहा था। अभी भी जिस तरह कल रात मैंने सुना था काम करने की आवाज़ें, जिस तरह मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, कोई यार ये पकड़ाना, ये दे दो ज़रा, इसको ये कर दो, इसको लटका दो, ये सीढ़ी रख दो, ये हथौड़ी के साथ इसको कील कोई लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है। और कहती हैं क्लियर मैंने सफ़ेद शेडो भी देखे जो इधर से उधर जा रहे थे, मैंने इंसानों की तरह सर भी देखे, जिस तरह कोई इंसान गुजरता है इसी तरह इंसान भी गुजरते देखे, और आवाज़ें भी थी, नहीं सारा कुछ सुना। और मैं वहाँ पे खड़ी रही और वो कहती हैं कि मैं जब ये क्लियर हो गया कि ये वहम नहीं है और वाकई इंसान अंदर काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, उनके सर बाजू टांगे भी मैंने देख ली हैं क्लियर, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अंदर जाऊं। तो कहती है मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं डर भी रही थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत की और मैं चलती हुई मैं अंदर वाकई चली भी गई। और जब मैं एनेक्सी के बिल्कुल मेन दरवाजे पे पहुंची तो मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, बिल्कुल खामोशी सी छा गई, जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, वीराना सा पड़ा हुआ। कहते मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल जो मेरे पास था मैंने उसके साथ तस्वीरें भी खींची। तो तस्वीरें खींचने पे बिल्कुल वो जगह जो बिल्कुल क्लियर थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बड़े बड़े गोल से दायरे बन गए, सर्कल बन गए, जो इस दफ़ा आप राज के एडिटिंग में भी देखेंगे, जो मैंने तस्वीरें खींची उसमें बने हैं, बड़े बड़े सर्कल बने हुए थे, जिस तरह रैम्बो के कलर्स होते हैं उस तरह कलर से भरे हुए थे। और वो इतने बड़े बड़े क्लियर थे जिनमें शक्लें भी नज़र आ रही थी। यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर वो जो बने हुए थे उनके अंदर शक्लें भी थीं। और मैंने एक तस्वीर बनाई और उसी तस्वीर को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया जो उन सर्कल से भरी हुई है। और मैं जल्दी से बाहर आ गई और मैंने कुछ देर वहाँ पे अपनी वॉक की। फिर जितनी देर मैं वहाँ पे वॉक करती रही उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई। और अगले दिन जब मैंने अपनी उसी जेठानी से इस वाक़ये का जिक्र किया, जिसने मुझे बताया था कि उसने वहाँ पे बच्चों की आवाज़ें सुनी थी और वो रात को चल के गई थी, जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो इस बात पे हैरान इसलिए नहीं हुई कि मैं भी यहाँ पे 2-3 दिन पहले ये क्लियर सारा कुछ देख चुकी हूँ, आवाज़ें सुन चुकी हूँ, क्योंकि उसको भी शायद यही पता था कि काम हो रहा है। तो उसको जब उसने बताया काम को बंद हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उसने कहा 2-3 दिन पहले तो मैंने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है, सेम जिस तरह आप बता रही हैं इसी तरह मैंने सेम देखा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे वही मखलूक ही तुमने मेरी तरह देखी है जो मैंने देखी है, काम कब का बंद हो चुका है। उस घर के अंदर वो कहती है मेरे साथ इस तरह के कई वाक़यात हुए। और ये उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों में ये बीमारी, ये वायरस जो अभी फैला हुआ है, ये फैला और सारे
अलग अलग कमरों में रह रहे थे और परहेज़ कर रहे थे, मिलना मिलाना कम था। उन्हों दिनों में, ये अभी 2020 की बात है, ये सारे वाक़यात हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी एक और भी कहानी है इस तरह, जब हम और जगह पे गए वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप उसको भी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो ये हैं वो सारे वाक़यात जो इस वक्त भी हो रहे हैं। ये शहर जो है, कराची से उनकी जिस शहर में पोस्टिंग हुई उसका मैंने नाम नहीं, उन्होंने कहा ना ही बताएं, मैं नाम नहीं बता रहा, वहाँ पे बना हुआ अभी भी ये घर मौजूद है। अभी तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ से उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। तो वो पुराने दौर का बना हुआ जो घर है अभी भी वो हॉन्टेड है, क्लियर हॉन्टेड है। मैं शायद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँ, लेकिन अगर किसी की पोस्टिंग हो चुकी है तो एक बड़ा ऑफिसर वहाँ पे रह रहा होगा, तो पॉसिबल नहीं है वो इजाज़त दे हमें। लेकिन कह रहे हैं उसके पीछे वो जो बाग है वो भी शदीद हॉन्टेड है, और उसके आगे वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी मुसलसल आपको ह्योले, साए, शैडो, ब्लैक चलते हो। कहते हैं इतने वाक़यात हैं, अगर आप कहेंगे मैं आपको और भी बता दूँ इस घर के, तो कहती है बहुत वाक़यात थे, हमने इतना कुछ देखा इस घर के अंदर। सफ़ेद साए देखे, काले साए देखे, बहुत कुछ देखा हमने वहाँ पे। सो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी कहानी भेजिए तो इंशाल्लाह उसको मैं